नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज चर्चा देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर हम करेंगे। पार्टियों की जीत हार से अलग हम बारीकी से ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे सियासी दलों की राजनीतिक संभावनाएं और राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और देश की राजनीति इससे किस तरह से बदलेगी या नहीं बदलेगी। सिर्फ 6% भौगोलिक हिस्से और सिर्फ 6 राज्यों में ही सत्ता बचने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? क्या इस रास्ते की मंजिल गांधी परिवार के इतर भी ढूंढी जा सकती है? दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार असम में 2/3 बहुमत हासिल करके बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए? केरल में भले ही बीजेपी ने एक ही सीट हासिल की, लेकिन उसके बढ़ते जनाधार से किस तरह के संकेत मिलते हैं? राजनीतिक मानचित्र पर देश की 2 शक्तिशाली महिलाएं ममता बनर्जी और जयललिता की वापसी के क्या मायने हैं, और क्या वाकई ममता बनर्जी इस समय सबसे बड़ी क्षेत्रीय नेता बन गई हैं भारत में? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और उसके अलावा भी सवाल हमारे सामने हैं जिनको हम खंगालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन 5 राज्यों में जो जीत हार हुई है, जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, उस सब के क्या मायने हैं। ये सब देखने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अदिति फडनिस हैं वरिष्ठ पत्रकार, बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करती हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। और साथ ही हिलाल अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फेलो हैं CSDS में और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इसको पहले हमें जब बिहार और दिल्ली के नतीजे आए थे तो बीजेपी का खासकर जो प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इस पूरे चुनाव में हालांकि एक स्टेट में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लेकिन जो पूरा डिस्कोर्स है, जो पूरी बहस है, उसमें बीजेपी काफ़ी डोमिनेंट नजर आ रही है। तो यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं कि बिहार और दिल्ली में जब नतीजे आए थे तो इसको ये कहा गया था कि केंद्र सरकार के काम पर कोई रेफरेंडम या कोई प्रभाव ना माना जाए कि ये उसकी वजह से है। लेकिन अब खुद जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो ये कह रहा है कि दरअसल ये हमारी विचारधारा की जीत है, ये हमारी विचारधारा की स्वीकार्यता है, और 2019 के लिए भी स्टेज सेट हो गया है। क्या ये सही मानते हैं आप? नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों की बड़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है हार और जीत पर, और लगभग एक समान होती है। हार की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व को बचाने की कोशिश होती है, जीत की स्थिति में नेतृत्व को उसका श्रेय देने की कोशिश होती है। तो इस मामले में पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, बीजेपी में भी फर्क नहीं है। अगर असम में जीत शीर्ष नेतृत्व की जीत है, विचारधारा की जीत है, तो बिहार में उसकी हार थी। ये इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते कि यहाँ की ये जीत तो हमारी विचारधारा की जीत है और नेतृत्व की है, और हार जो है वो उसके दूसरे कारण है, स्थानीय कारण है। देखिए, विधानसभा के चुनाव, ये बात सही है कि उसके स्थानीय कारण होते हैं। जो लोकल लीडरशिप है पार्टी की, काफ़ी हद तक उसकी जिम्मेदारी होती है। किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक सहायक की भूमिका में होता है विधानसभा चुनाव। ऐसा ना हो कि पूरा सेहरा ही जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व अपने सर पहन ले कि नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं, वैसी भूमिका भी नहीं होती। बल्कि बारीकी से अगर देखा जाए तो इन 5 राज्यों में अगर हम देखें, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, दरअसल वो हावी रहे। और काफ़ी हद तक जानकार ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और गवर्नमेंट है, दरअसल ये उसकी एक तरफ इशारा कर रहा है, ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो केंद्रीयकरण है सत्ता का, उससे ज़्यादा जो विकेंद्रीयकरण है उसकी तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। आप देखिए, अब वो पार्टी सक्सेसफुल होगी जिसके स्टेट्स में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय नेता होंगे। कांग्रेस की खराब स्थिति क्यों हो रही है, या बीजेपी की दिल्ली और बिहार में हार क्यों हुई? बहुत से कारण थे, लेकिन उसमें बड़ा कारण है कि आपके पास स्टेट में कोई लीडरशिप नहीं थी जिसकी साख हो, या जिसकी लीडर लोकप्रियता थक गए लगते हैं। 15 साल का शासन, उसके अलावा उस तरह से कोई इमर्ज नहीं हुआ। बिहार में सुशील मोदी थे, वो नीतीश कुमार के डिप्टी थे, उस रूप में उनका जो है नेतृत्व विकसित नहीं हुआ, और पार्टी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें प्रोजेक्ट करे। वही स्थिति दिल्ली में थी, कोई नहीं था। आखिर में आप किरण बेदी को ले आए स्टॉप गैप की तरह, वो काम नहीं किया। तो अब जो पिछले 15-20 साल में चुनावी राजनीति जो बनी है, उसमें जिस प्रदेश में जिस पार्टी के पास स्थानीय लोकप्रिय नेता होगा, एक नीति और कार्यक्रम होंगे, संगठन होगा,
और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उनका, अगर राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये सब मिलके जीत का मंत्र बनते हैं। आदित्य फडणवीस से बताइए कि फिर राष्ट्रीय मुद्दों का क्या होगा? ये पूरे मुद्दे जो राष्ट्रीय मीडिया में छाए रहते हैं, मीडिया जाहिर है काफ़ी पावरफुल है आज के अगर दौर में देखा जाए, तो ये जैसे माना बीजेपी के लिए अगर हम देखें, असम में जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, उससे पहले पिछले 2 साल में लगातार जिस तरह के मुद्दे रहे, घर वापसी का मुद्दा रहा, बीफ का मुद्दा रहा, इंटॉलरेंस की बात हुई, जेएनयू का पूरा नाटकीय घटनाक्रम हमने देखा, हैदराबाद में जो हुआ हमने सब देखा। क्या आपको लगता है कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इन मुद्दों का कोई असर नहीं था? सिर्फ लोकल नेता, सिर्फ लोकल मुद्दे, सिर्फ लोकल जो फैक्टर्स थे सिर्फ वही हावी थे? नहीं, दोनों चीज़ें थी, लेकिन लोकल मुद्दे ज़्यादा थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि असम में कन्हैया कुमार की आज़ादी का नारा गूंजा होगा। नहीं लगता आपको? शायद थोड़ा बहुत उसकी कुछ मेरे ख्याल से एको वहाँ सुनाई दी हो, लेकिन कुल मिला के हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा कांग्रेस के बारे में और जो सवाल उठाए कि आप लोगों के पास सड़क क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है और आपने पूरी तरह से जो पैसा केंद्र ने दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हावी हुई। और अगर ऐसा होता तो कि वाकई कन्हैया कुमार या नेशनलिज्म या जेएनयू का मामला होता, तो फिर शायद पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की वो हार नहीं होती जो कि हुई है। और मेरे ख्याल से तृणमूल ने जो भी किया, जो भी उसका मतलब फ़ायदा नुकसान हुआ, उसका श्रेय मेरे ख्याल से उन्हीं को देना चाहिए। तो फिर ये कहना कि ये हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा की जीत है और 2019 के लिए जो है एक अच्छा हमें पैसेज मिल रहा है, आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना जैसा है बीजेपी के लिए? मेरे ख्याल से थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। मुझे नहीं लगता, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा की विचारधारा क्या है, इस पे ही कोई एक मत नहीं हो पा रहे हैं लोग। और असम में क्या विचारधारा है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इसमें भी फर्क है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़े मुद्दों पर अगर बात की जाए तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा 14 फाइनेंस कमीशन ने भी दिया और केंद्र ने भी दिया, वो अब वाकई टेस्ट होगा, क्योंकि इतने सारे राज्यों में अब बड़े बड़े छत्रप हैं। ममता बनर्जी पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेके आई हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने दिग्गजों को हराया है, जयललिता ने दिग्गजों को हराया है। तो अब इन लोगों से खिलवाड़ करना आसान नहीं होगा और इनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये भी देखना पड़ेगा कि साथ ही कौन से नए बनते हैं और पुराने कौन से छूटते हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव, आपने संघीय ढांचे को और संघीय राजनीति को बहुत बारीक से पढ़ा है और समझा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अब जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या इनको अब ये रणनीति बनानी पड़ेगी, जो जिस तरह से बात हो रही है कि जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ आपको कोलिशन में ही चलना पड़ेगा? ये बहुत मुश्किल है कि एक नेता राष्ट्रीय स्तर का जाता है, वहाँ पर दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन रैलियाँ करे और सारे वोट बटोर के ले आए और कहे कि ये हमारी जीत है। आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने असम में, चाहे वो ये कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी की जीत है, लेकिन जितना स्मार्ट तरीके से, अगर अंग्रेजी का शब्द को इस्तेमाल करें हम, वहाँ जो एक इलेक्शनरिंग जो उन्होंने की है, क्या आपको लगता है ये उसकी जीत है दरअसल? मैं इसको एक और तरीके से देखना चाहूँगी। स्मार्ट इलेक्शनरिंग की जीत तो हो सकती है, परंतु असम और जिस तरह से बीजेपी इसको देख रही है उसका एक कारण है। अभी तक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में एकमात्र कांग्रेस जानी जाती थी और सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व और सुदूर उत्तर, ये दोनों ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अछूत थे, थे और वहाँ पर उनका प्रवेश हो गया है। केरल में चाहे एक सीट हो, लेकिन जो वोट परसेंट 14% बड़ी है और एक तरह से उन्होंने उस बैशन को तोड़ा है। उधर जम्मू कश्मीर में पहले आ गए थे और उत्तर पूर्व जो अभी तक कहीं बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, वहाँ एक बहुमत लेकर के सरकार बना लेना, इसलिए शायद जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो प्रसन्न हो रहा है। एक तो वो राष्ट्रीय दल बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां अभी तक नहीं थे। संघीय ढांचे में मैं जो अदिति जी अभी कह रही थी वो बात कहूँगी कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ कदम भी है, उसको सशक्त भी बनाने की बात है। और अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगी, लेकिन इससे भी अधिक यदि आप देखें तो ये केवल
भारतीय जनता पार्टी की विजय मात्र नहीं है, बल्कि जो उसके आनुषंगिक संगठन हैं जिनको हम कहते हैं, और विचारधारा की बात जो वो कर रहे हैं तो वो ज़रूर संघ की तरफ इशारा कर रहे होंगे। बिल्कुल। और यदि आप एक पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर की तरह देखें तो वहाँ बरसों बरस असम में, केरल में जो संघ ने काम किया है, बिना राजनीतिक पैटर्नेज के काम किया है, उसके कारण ये स्थिति तक पहुंच पाए हैं। केरल की आप बात करिए, केरल और असम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी हमेशा यही होता था और चेहरों को ही वो नहीं जानते थे। मैं खुद भी जब वहाँ गई हूँ तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय है, मैं हमेशा वहाँ पूछती रही हूँ कि आप लोग क्या परिवर्तन नहीं चाहते हैं? तो वो कहते हैं परिवर्तन का हमें कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो इस बार एक विकल्प आया लेकिन है केरल में एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे वोटर के लिए जो दरअसल लेफ्ट पार्टियों के लिए वोट करता रहा है, उसके लिए लेफ्ट से लेकर सीधे राइट को वोट करना, आपको लगता है काफी लंबा सफर तय कर रहा है वोटर? लंबा सफ़र तय कर रहा है, और मैं इसको राजनीति की दृष्टि से बहुत मैच्योर वोटर भी मान रही हूँ, क्योंकि वो, और ये आप देख लीजिए 1951 से लेकर अब तक भारतीय वोटर हमेशा विकल्प तलाशता है, और विकल्प चाहे कितना कमज़ोर मिलता है। लेकिन आपका एनालिसिस क्या है कि जो ये वोट शेयर मिला है, खासकर सीट एक मिली है, लेकिन केरल में जो वोट शेयर मिला है, इसमें ये आपको लगता है कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उसके हिस्से में से वोट आया है, या लेफ्ट का आपको लगता है जो वोट था वो स्थिर रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ उधर का वोट भी इधर आया है, ऐसा नहीं हो सकता, उसका तो आया ही है। और मैं समझ रही हूँ जो अभी तक कहा जाता था एक बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच का जो बंटवारा था, वो बंटवारा भी थोड़ा थोड़ा छिन भिन हो रहा है। चलिए देखते हैं कि असम में वो बंटवारा कितना छिन भिन, जो आप कह रही हैं, हुआ है। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि एक ऐसा स्टेट जहां जम्मू कश्मीर के बाद अभी फिलहाल सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, 34 पॉपुलेशन जो है असम में है, ऐसे में बीजेपी का 2/3 बहुमत के साथ वहां पर जीत जाना, हमें बिंदुवार तरीके से आप बताएंगे कि ये किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, इसमें जैसे अभी हमारी जो बातचीत हुई है, अगर मैं उस सारी बातचीत को 3 बिंदुओं में समेटने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है इन 5 राज्यों के चुनाव हम एक इशारा करते हैं ख़ास तौर से आसाम को समझने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों का, एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व कायम है। और ये केवल आज की बात नहीं है, अगर आप इस समय संसद का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें अगर हम जनता परिवार, यूपीए और एनडीए को भी निकाल दें तो भी 76-77 सीटें लोकसभा में, जो कि तकरीबन 25% के आसपास बैठती हैं, और 31% सीटें राज्यसभा में ऐसी हैं जो क्षेत्रीय दलों के पास हैं। तो ये जो 5 चुनाव थे, इससे एक बात फिर ये बात साबित हो गई है कि हम जो कांग्रेस बीजेपी का खेल खेलते रहते हैं, उसके वो जो हमारा विमर्श सा बन गया है, उसके बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ी ताकत है, और उसको रिकॉग्नाइज करना। तो पहली चीज़, क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर आई हैं। दूसरी बात, ये गठबंधन की जीत है, कोalition पॉलिटिक्स का एक नया फेज है। कोalition पॉलिटिक्स में अब आपको जो है वो हर एक राज्य विशेष के साथ में देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के पार्टनर, आप जूनियर पार्टनर बनते हैं या सीनियर पार्टनर बनते हैं, ये आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले 25 सालों में भारतीय राजनीति में पेशेवर राजनीति से आपकी विचारधारा तय हो रही है, ना कि आपकी विचारधारा से पेशेवर राजनीति। ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और ये आसाम में भी हुआ है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, और वो है आसाम को हम कैसे समझें। मैंने ये कहा, और ये हमारी बातचीत में शायद इशारतन ये बात आई भी है अभी भी, कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, देखिए राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जो मीडिया विमर्श के जरिए हम तक पहुंचते हैं, लेकिन जब आप इनको इलेक्शन एजेंडा में ट्रांसलेट करते हैं और जब आप उसको मैनिफेस्टो से लेकर जब आप किसी को बताते हैं, तो आपको उसका अनुवाद करना होता है स्थानीय मुद्दों के रूप में। तो बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है आसाम में, वो बहुत आसानी से हिंदू मुसलमान के जो मुद्दे थे, जो बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 1-1.5 साल के अंदर उभर कर सामने आए हैं कि अगर आप जो है वो मोदी विरोधी हैं तो आप भारत विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, वगैरह वगैरह। तो उससे एक बात तो साफ है कि इतने बड़े विमर्श को आप बहुत आसानी से एक राज्य में सीमित करते, खासतौर से बांग्लादेश वाले मामले को, तो आप बहुत आसानी से वहां पर इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो मुझे लगता है कि आसाम में ये हुई है। दूसरी बात ये है, जिसे हम आम तौर पर कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, एक एक्सप्लेनेटरी टेम्पलेट बन गया है। जब हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो हम ये कहते हैं, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इसके बियॉन्ड में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका कोalition देखिए, उन्होंने कोalition, बीजेपी ने कोalition बनाया,
लेकिन कांग्रेस ने कोalition नहीं बनाया। बीजेपी के कोalition का फायदा बीजेपी को तो मिला, लेकिन अजमल साहब को भी कहीं ना कहीं पर उसका फायदा मिला। ये दूसरी बात है कि वो खुद हार गए थे। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये दूसरी अहम बात है कि आप किस तरह का कोalition राज्य विशेष में बनाए। तीसरी बात ये है जो आपके इंट्रोडक्शन में भी बात आई थी असम के विषय में, कि क्या राहुल गांधी और जो परिवारवाद अब मुखर तौर पर कांग्रेस में आया है, क्या कांग्रेस उसके बियॉन्ड जा सकती है कि नहीं जा सकती है? नहीं, मैं आपसे याद रखिए, केवल आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं इस विषय में कि हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो परिवार की बात कभी भी ये नहीं कही कि मैं नेहरू जी की बेटी हूं। राजीव गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि नेहरू जी मेरे नाना थे। लेकिन पिछले कोई 15 सालों से लगातार हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह से ये बात सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये चीज जो कि बैक ऑफ द थिंग होनी चाहिए, बैक ऑफ द डिस्कोर्स होनी चाहिए थी, वो फ्रंट डिस्कोर्स है आपका। तो अगर आप इतने डिपेंडेंट हैं एक फैमिली पर, तो आपकी आइडियोलॉजी जो है, मुझे नहीं लगता कि आपके पास में कोई नीतिगत कार्यक्रम भी बचता होगा। हिलाल साहब, आपसे एक इसी सवाल का एक हिस्सा है चूंकि, तो इसलिए पूछना ये यहाँ पर ठीक रहेगा। ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से असम में जो बीजेपी की जीत हुई है, बहुत ज्यादा आउटराइट जिसे कहा जाना चाहिए, बहुत साफ तौर पर बहुत कम्युनल एजेंडा तो देखने को नहीं मिला बांग्लादेशी मुद्दे के अलावा, जिसपे बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ये क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा है, ना कि धार्मिक मुद्दा है। और अजमल साहब की पार्टी का 18 से 13 सीटों पे सिमट जाना, उनका खुद का जो कि माना जा रहा था कि शायद वो किंग मेकर हो सकते हैं, अपनी पार्टी के किंग हैं, वो खुद भी हार गए। क्या आपको लगता है कि सीधे जो ये फॉल आउट है, क्या एक तरफ की जो राजनीति है, एक तरफ की राइट विंग पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ जो है वो सीटों का घटना, इससे आप जोड़ के देख पा रहे हैं? देखिए, पहला सवाल, इसका जवाब अभी हमारे साथी ने दिया था कि आसाम, देखिए यहाँ जो संघ के कार्यक्षेत्र हैं वो आसाम है। इस समय हमारा एक सर्वेक्षण था इसी विषय पर कि आखिर कहाँ कहाँ पर लोग किन किन संगठनों से जुड़ रहे हैं। तो झारखंड, उड़ीसा, आसाम और कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, ये वो इलाके हैं जहां पर भले ही भाजपा ना हो, लेकिन संघ का एक बड़े वर्षों से एक जो है संगठन और संगठनात्मक काम चलता चला रहा है, जिसका कि ये, और मैंने जैसे कहा कि आपका बड़ा मुद्दा जब नीचे अनुदित होता है, वो केवल उसी तरह से अनुदित नहीं होता जैसे हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसको अलग अलग, जैसे आपके पास सड़क क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेशी है। और बांग्लादेशी क्यों है? क्योंकि आपकी सरकार के अंदर वो सुदृढ़ नेतृत्व नहीं है। इस तरह की बातें आप करते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ इसी पर्सपेक्टिव का जो काउंटर पर्सपेक्टिव जो अजमल साहब देने की कोशिश कर रहे थे, और जिसको उसी तरह से, हालांकि उनका अगर आप मैनिफेस्टो देखें, उनके साथ आप उनकी जितना भी उनकी जो उनके यहाँ पर वो अपने आप को कभी भी एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर उन्होंने कभी अपने आप को साबित करने की स्पष्ट तौर पर कोशिश नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद एक जो जैसे हिंदू पार्टी बीजेपी भी नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद एक खास किस्म का राइटिस्ट टिल्ट दोनों तरफ है जो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे में अगर पोलराइजेशन होगा, और जो कि हुआ है, मुझे अभी तक, देखिए अभी तक हमारे अपने सर्वेक्षण के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन मेरा ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई ऐसा पोलराइजेशन होगा तो बहुत संभव है कि आपके पास में खास तरह के लोग वोट करेंगे और दूसरी तरफ भी खास तरह के वोट करेंगे, और आपके पास जो जिस तरह का सीटों का कॉन्फ़िगरेशन आया है वो वैसे ही आएगा। वो इस बारे में इंगित कर रहा है, और शायद अभी से और ज़्यादा स्टडी करने की, ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि किन किन सीटों पर किस तरह से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्रदीप जी, मैं आना चाहती हूँ राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि इस चुनाव की एक बड़ी खबर ये रही कि पूर्वोत्तर में बीजेपी आई, वोट शेयर हर जगह उनका बढ़ा, लेकिन सीधा जो उसका असर पड़ा है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ा है। पुदुचेरी को अगर हम छोड़ दें, वेस्ट बंगाल को छोड़ दें, तमिलनाडु में भी कुछ हद तक अगर छोड़ें, तो वोट शेयर जो है वो घटा है काफ़ी हद तक। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 साल में हमने देखा है कि कोई पॉलिटिकल रिवाइवल की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है 44 सीटों पर सिमट जाने के बाद। अभी इन चुनावों के नतीजों के बाद आप जो जनमानस है उसमें किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? ये कांग्रेस पार्टी की एक्चुअली क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा एसेट था, गांधी परिवार, वही लायबिलिटी में बदल गया। ये परिवार था जो वोट दिलाता था, इसलिए चुपचाप लोग उनकी बात सुनते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि ये जिता के हमको यही लाएंगे, तो इनकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए जगह नहीं है। आज वो स्थिति बदल गई है। खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करें तो वो उस तरह से अपनी लोकप्रियता या परिवार का जो आप कह लें उसकी थाती है, उसको वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या संगठन की है कि केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका, जब राज्य में क्षत्रप आपस में लड़ रहे हों तो उसमें बिचौलिए की होती है, समझौता कराने की होती है।
किसी एक पक्ष में बड़ी एक्सट्रीम स्थिति हो तभी खड़ा होता है। लेकिन आप जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज हैं, उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। यही अरुणाचल प्रदेश में हुआ, यही उत्तराखंड में हुआ, असम में हुआ, असम में हुआ। असम जहां कहा जा तो रहा है कि सबसे बड़ा कांग्रेस उदाहरण ने है। कांग्रेस को हराया है, दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं आज हराया। ही इंडियन एक्सप्रेस में हेमंत बिस्व शर्मा का इंटरव्यू छपा है कि मैंने जुलाई में पिछले साल राहुल गांधी से कहा था कि यही स्थिति रही तो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम जीत रहे हैं। तरुण गोगोई अपने बेटे को बचा रहे थे। हाँ, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की, देख लीजिएगा। बिल्कुल वही रहा। ये कह के निकल आए। जी। तो कांग्रेस की समस्या जो है वो तय करने की है कि गांधी परिवार के साथ वो जी। सती होना चाहता है बिल्कुल। या गांधी परिवार से परे कुछ देखने की जी। कोई हिम्मत कर सकता अतिथि, है। जल्दी से सवाल लेती हूँ, आखिर के 3-4 मिनट बचे हैं कि क्या गांधी परिवार को लेकर अब जो भारतीय वोटर है, क्या उसमें वो करिश्मा जो पहले था कि आज़ादी के मूवमेंट के बाद के वो लोग हैं जो कि आज़ादी के मूवमेंट में शामिल रहे, गांधी, नेहरू, इंदिरा, ये तमाम नाम, क्या आपको लगता है ये फीके पड़ गए हैं, या इसका सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर इसका आरोप हम मंड सकते हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल अपनी निजी शख्सियत है उसमें वो दम नहीं है? मेरे ख्याल से पूरे लीडरशिप क्या चीज़ होती है ये हमें ये एक बहुत इंटेंजिबल चीज़ है, और राहुल गांधी की लीडरशिप में एक कृत्रिम तत्व है जो कि उन्हें जोड़ नहीं पाती है। हाँ, एक आर्टिफिशियलिटी है जो कि कम्युनिकेटर नहीं है, जो बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, जो यानी कि कि कह दे लोग कि भला आदमी है लेकिन नेता नहीं हो सकता, मतलब हाँ। कुल मिला के क्या चीज़ वो चीज़ है जो कि आप आपकी जूतों के तलवे एकदम गल जाते हैं, घिस जाते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, सड़कों पर चलते हैं, धूप में, मिट्टी में, गंदगी में, तब वो चीज़ आती है जो कि खरा होके एकदम निकल के हालांकि वो आती है। करते हुए नजर आने की कोशिश उन्होंने की थी। हाँ। अब दिक्कत ये है कि आप दिखाने के लिए करेंगे तो फिर वही आर्टिफिशियल चीज बाहर प्रोफेसर निकल सुषमा यादव, ये बताइए कि अब इसको कहते हैं जी ना, वो उससे बात राजनीति में नहीं बनती। राजनीति जो है फुल टाइम का जी प्रोफेशन हाँ। है। मैं आगे बढ़ के देखना चाहती हूँ क्योंकि 2019 की बात चूंकि छिड़ी गई है तो 2019 की बात कर ली जाए कि जो एक एंटी एनडीए फ्रंट होगा, फिलहाल उसमें आप किस किस को देख रही हैं? क्या ममता बनर्जी, आपको लगता है कि केंद्र के साथ रिश्ते बना के तो उन्हें चलना पड़ेगा, लेकिन क्या 2019 में आपको लगता है ममता बनर्जी जैसी शख्सियत कांग्रेस लेफ्ट के साथ आकर एंटी एनडीए फ्रंट में शामिल होंगी? अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। भारतीय राजनीति इस समय बिल्कुल फ्लूइड सिचुएशन में है। अलायंसेस बनेंगे, फ्रंट्स बनेंगे, लेकिन कौन किधर जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश तक इंतजार करें? कौन किधर जरूर करना पड़ेगा, और उसके बाद भी 2019 में भी कौन किधर चला जाएगा, ये बिल्कुल फ्लूइड है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैं इसको एक स्वस्थ दृष्टि से देख रही हूँ। भारत में राजनीतिक बाइफोर्केशन जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज का पोलराइजेशन हो लेकिन रहा है। हिलाल साहब जो कह रहे हैं कि अलग अलग जो ये छत्रप्स बन रहे हैं, ये रीजनल लीडर्स, क्या ये मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए ये खतरा है? क्या ये इनको अलग अलग सामना करना पड़ेगा? नहीं, मुझे सिर्फ लगता एक है राहुल गांधी नहीं है। ना, मुझे लगता है हमें ऐसे भी नहीं देखना चाहिए। इसको सबसे स्वस्थ दृष्टि से देखना चाहिए कि वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम खत्म हो रहा है, दूसरा डोमिनेंट पार्टी अभी डोमिनेंस की दृष्टि से नहीं बन पा रही है, तो ये बहुत हेल्दी है और अभी हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है कि इसके बीच में और पोलराइजेशंस भी हों, नए अलायंसेस भी बने, पार्टीज की शेप भी थोड़ी बदल जाए, और नए लीडर्स भी जो अभी आए हैं। प्रदीप जी, वो किधर जाएंगे, फिलहाल ये जो देखने अगले की साल बात है। प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा? आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, नए अलायंस, एक अच्छी बात जो की है अभी इस चुनाव नतीजे के आने के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री ने, कि हम एनडीए के साथ 2019 का चुनाव लड़ेंगे, और इनवाइट किया उन्होंने कि दूसरे क्षेत्रीय दल अगर आना चाहते हैं, मतलब दिमाग नहीं खराब हुआ बीजेपी का कि हम ही सब कुछ है, अकेले कर सकते हैं। हालांकि कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि सेंटर की जो सत्ता है उसको चैलेंज करने के लिए पिवट जो है हमेशा एक मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी होगी। कोई क्षेत्रीय दल ये काम नहीं कर सकता। और इन चुनाव पे असर देखिए, जब समय भी बिल्कुल हुआ समाप्त हो गया, है, हाँ। आप 77 देख लीजिए, 89 देख लीजिए, 98 देख लीजिए, और अब 2014। एक पार्टी जो कम से कम 125 एमपी लाने की क्षमता रखती हो, वही लीड कर सकती है उस कोalition को। जी 22, 30, 25 एमपी वाली पार्टी नहीं कर सकती। 2016 का सवाल ये ले लीजिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर तो अगर 2017 में होने हैं, जब
यूपी के चुनाव हो जाएंगे तो वो हमारा मुझे लगता है कि सबसे तब बड़ा ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वही चलिए बहुत बहुत असर शुक्रिया। डालने तो वाला बहुत सारे होगा। सवालों का जवाब जरूर मिला, लेकिन लगता है कि अभी इन नतीजों को और ज्यादा बैठकर छानकर देखे जाने की जरूरत है। काफी हद तक इनके जो राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए काफी नतीजे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो पावर का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, दरअसल ये जो मैंडेट है ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, न सिर्फ कि जो सत्ता का जो केंद्रीकरण है उसकी तरफ, जिस तरह हमें बताया जा रहा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।